नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, रुचि के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। देखिए रुचियां जन्मजात व अर्जित दोनों होती है, ये तो सही है। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती है, ये भी सही है। रुचियां योग्यताओं व अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है, ये भी कथन राइट है। तो सभी कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के रिक्त स्थान चरण का पूर्ववर्ती है। तो अभिप्रेरणा चरण का पूर्ववर्ती है। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के अभिप्रेरणा चरण का पूर्ववर्ती है। अगले प्रश्न की बात करें कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है, यह कथन असत्य है। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है, यह कथन क्या है? असत्य है। अगले प्रश्न की बात करें कि व्यवहार के अनुसार सीखना परिवर्तन का प्रत्युत्तर है व्यवहार के रूप में। व्यवहारवादी के अनुसार व्यवहार के रूप में सीखना परिवर्तन का प्रत्युत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें कि अधिगम के एक अनुकूलन वातावरण में रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित विशेषताएं उपस्थित है। तो शिक्षक की निगरानी के अलावा सारी विशेषताएं उपस्थित है। बहुविषयक दृष्टिकोण है, लचीली प्रक्रिया है, शिक्षार्थी को स्वायत्ता है, ये सारी है। शिक्षक की निगरानी है इसके अलावा। अगले प्रश्न की बात करें कि अधिगम को प्रभावित करने वाला विषय वस्तु संबंधी उपागम कौन सा है। तो पर्यावरणीय कारक भी है, प्रस्तुतिकरण भी है, सरल से कठिन की ओर भी है, तो ये सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बातचीत कर लेते हैं कि अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है। तो बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है। कौन सा नहीं है? अधिगम की परिस्थिति, ये प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है। बाकी जीवन से न जोड़ना, ये अवरोधक है। प्रेरणा का अभाव, ये भी अवरोधक है। अधिगम परिस्थिति है, वो अधिगम का अवरोधक नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें कि कोई बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है तो सीख करके खोजता है, न कि सुनकर, देखकर, अनुभव करके। कोई भी बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है तो वो सीख कर खोजता है। अगले प्रश्न की बात करें कि हास्य मूल प्रवृत्ति के साथ कौन सा संवेग जुड़ा हुआ है। तो मनोविनोद जुड़ा हुआ है। देखिए हास्य मूल प्रवृत्ति के साथ मनोविनोद जुड़ा हुआ है, रचना के साथ कृति जुड़ा हुआ है, संग्रह के साथ अधिकार जुड़ा हुआ है और जिज्ञासा के साथ आश्चर्य संवेग जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें कि उच्च बुद्धि लब्धि है, उच्च बुद्धि लब्धि होती है वो 110 से 125 के मध्य होती है। 110 से 125 बुद्धि लब्धि वाले बालक उच्च बुद्धि वाले कहलाते हैं। देखिए 90 से 110 की बात करें तो सामान्य या औसत बुद्धि होती है। 90 से 110 के मध्य सामान्य और औसत बुद्धि होती है। 110 से 125 के मध्य उच्च बुद्धि होती है। 125 से 140 के मध्य अति उच्च बुद्धि होती है और 140 से अधिक वाले प्रतिभाशाली बालक होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि वैलेंटाइन के अनुसार नैतिक आदत कौन सी है। तो सत्य बोलना। वैलेंटाइन के अनुसार नैतिक आदत कौन सी है? सत्य बोलना है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से कौन सा इकाई योजना बनाने का सिद्धांत नहीं है। कौन सा इकाई योजना बनाने का सिद्धांत नहीं है? इकाई का सिद्धांत तो है, रुचि का सिद्धांत है, गतिशीलता का सिद्धांत है, प्रतिपुष्टि का सिद्धांत है, वो इकाई योजना का सिद्धांत नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें कि जैविक अभिप्रेरणा है, भूख प्यास जैविक अभिप्रेरणा है, विश्राम तापक्रम जैविक अभिप्रेरणा है, नींद काम, ये सभी क्या है? जैविक अभिप्रेरणा के उदाहरण है। अगले प्रश्न की बातचीत कर लेते हैं कि क्रोध से संबंधित मूल प्रवृत्ति कौन सी है।
तो क्रोध से संबंधित मूल प्रवृत्ति है युयुत्सा। युयुत्सा है वो क्रोध से संबंधित मूल प्रवृत्ति है। अगले प्रश्न की बात करें कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत 5 अध्याय सम्मिलित किए गए हैं। कौन कौन से हैं? परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की व्यवस्था व आकलन, विद्यालय और कक्षा का वातावरण, व्यवस्थागत सुधार। ये 5 अध्याय एनसीएफ 2005 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन बताना है। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। बिल्कुल सही बात है कि अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है। ये भी कथन सही है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है। ये भी सही है। तो सभी कथन है वो यहाँ पर सत्य है। अगले प्रश्न की बात करें कि इनमें से प्रेरणा का एक कार्य नहीं है। कौन सा कार्य नहीं है? यह जीव को ऊर्जा प्रदान करती है, प्रेरणा का कार्य है। यह तर्क शक्ति बढ़ाती है, ये प्रेरणा का कार्य नहीं है। यह व्यवहार को बनाए रखती है, प्रेरणा का कार्य है। यह व्यवहार को निर्देशित करती है, प्रेरणा का कार्य है। लेकिन यह तर्क शक्ति बढ़ाती है, यह प्रेरणा का कार्य नहीं है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग, अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया है। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके अर्थ में किया है? सृजनात्मकता के अर्थ में किया है। अगले प्रश्न की बात करें कि बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब बच्चे के द्वारा जिज्ञासा की गई हो, तुरंत शांत कर देनी चाहिए।